तो स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डेफिनेशन है, व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम सम ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज आर चेंज्ड, दिस फिनोमिनन इज नोन एज रिफ्रैक्शन। यानी कि लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो इसी फिनोमिनन को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, एक रे ऑफ लाइट एयर से वाटर में एंटर कर रही है, तो इस फिनोमिनन को ही रिफ्रैक्शन बोलते हैं। जब जब रिफ्रैक्शन होता है उसके साथ हमेशा रिफ्लेक्शन पैरेलल टेक प्लेस करता है। यानी कि जो इंसिडेंट रे आई उसका कुछ पोर्शन तो नेक्स्ट मीडियम में चला जाएगा, बट कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट होके वापस से उसी मीडियम में रिटर्न हो जाएगा। तो मीडियम में रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाने की प्रॉपर्टी को रिफ्लेक्शन बोलते हैं, जिसकी बात हम पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, तो हमने क्या बोला यहाँ पे कि रिफ्रैक्शन अगर हो रहा है तो उसके पैरेलल रिफ्लेक्शन भी टेक प्लेस करेगा। यानी दोनों फिनोमेना हमेशा एक साथ होते हैं, बट डिपेंडिंग अपॉन द बाउंड्री ऑफ टू मीडिया, कहीं कहीं पे रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है, कहीं कहीं पे रिफ्रैक्शन ज़्यादा होता है। यानी अगर कोई ऐसी सरफेस है जिसमें हम अपनी इमेज ज़्यादा देख पा रहे हैं और आर पार कम देख पा रहे हैं, तो इस तरह की सरफेस को बोलेंगे कि वहाँ पे रिफ्लेक्शन ज़्यादा हो रहा है और रिफ्रैक्शन कम हो रहा है। लेकिन एट द अदर हैंड अगर हम ये बोलें कि कोई ऐसी सरफेस है जिसको अगर हम आंखों के सामने रखें तो हमें आर पार नज़र आ रहा है और अपनी इमेज कम नज़र आ रही है, तो इसका मतलब उस सरफेस में रिफ्रैक्शन ज़्यादा अमाउंट में हो रहा है और रिफ्लेक्शन नेग्लिजिबल हो रहा है। कुछ कुछ सरफेसेज ऐसी होती हैं जिसमें इक्वल अमाउंट में रिफ्लेक्शन हो रहा होता है, मतलब हमें आर पार भी दिख रहा होता है और अपनी धुंधली धुंधली इमेज भी दिख रही होती है। तो डिपेंडिंग अपॉन द सरफेस अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन अलग अलग हो सकता है, बट दे ऑलवेज टेक प्लेस साइमल्टेनियसली एट एनी बाउंड्री ऑफ टू मीडिया। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो रियल लाइफ में अगर एक एग्जांपल देखें तो देयर आर 3 लेज़र बीम्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, तो इनको मोनोक्रोमेटिक बीम्स बोल सकते हैं। तो ये तीनों बीम्स अगर दो डिफरेंट मीडियम्स की बाउंड्री पे, यानी उनकी पार्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट हुई, तो दिस इज पार्टिंग सरफेस। ऊपर वाले को कोई मीडियम 1 बोल देते हैं अपने, नीचे वाले का नाम मीडियम 2। ठीक है, तो ये मोनोक्रोमेटिक लेज़र बीम्स आई और सरफेस पे इंसिडेंट होके दूसरे मीडियम में चली गई, तो दूसरे मीडियम में जाने की प्रॉपर्टी को हमने बोला रिफ्रैक्शन, और उसी मीडियम में कुछ अमाउंट वापस लौट के आ गया, इस प्रॉपर्टी को हमने बोला रिफ्लेक्शन। तो दोनों चीज़ें हमेशा साइमल्टेनियसली होंगी। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पे इस फिगर में I इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, I को हमने बोला I इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड R इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हेयर। ठीक है, वहाँ पे जब हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे तो R को हमने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोला था, तो यहाँ पे जब भी हम रिफ्रैक्शन के अंदर R लिखेंगे तो उसका मतलब होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बिकॉज हम दो डिफरेंट सिंबल्स यूज़ नहीं करना चाहते थे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए, इसलिए हमने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को R बोल दिया और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की जगह पे यहाँ पे कोई सिंबल यूज़ नहीं किया। यहाँ पे हमने क्या बोल दिया कि I को ही I के ही बराबर हो जाएगा, सिंपल यही लिख दिया हमने। ठीक है, तो ये वाली लॉ तो हमने पहले ही पढ़ी थी रिफ्लेक्शन में कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो यहाँ से ये भी I के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे R का मतलब होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये वाली बात याद रखनी है। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं कि हमने बोला लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, तो वो प्रॉपर्टीज क्या हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बोला, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट एट द बाउंड्री ऑफ टू मीडिया इज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री देन इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। यानी कि अगर एयर एंड वाटर की बाउंड्री है हमारे पास, तो एक इंसिडेंट रे आई, वो जैसे ही यहाँ पे इंसिडेंस हुई उसके बाद अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट होके किसी और एंगल पे चली गई। हमने क्या बोला, ओरिजिनल पाथ इसका कौन सा था, ओरिजिनल पाथ ये वाला था, इधर जाना चाहिए था बट इधर नहीं गई। ठीक है, इधर जाने की बजाय वो किसी एंगल पे मुड़ गई। ये जो बेंडिंग हुई, इस बेंडिंग का रीज़न क्या है,
इस बेंडिंग का रीजन है स्पीड ऑफ लाइट का चेंज होना। दिस इज बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस एड इट चेंजेस द मीडियम। तो हमने क्या बोला कि अगर ऊपर वाले मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट v1 थी तो नीचे वाले मीडियम में पक्का कुछ और ही होगी, तो हमने उसका नाम v2 रख दिया। ठीक है, और स्टार्टिंग में हमने ये भी बोला था कि व्हेन लाइट चेंजेस इट्स मीडियम तो उसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता। तो ऊपर वाले मीडियम में फ्रीक्वेंसी अगर f है तो नीचे वाले मीडियम में भी फ्रीक्वेंसी f होगा। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज हमने देखी थी कि स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ठीक है, v बराबर एफ लैम्डा, ये हमने बोला था। तो अगर हमने बोला कि फ्रीक्वेंसी बदल नहीं रहा है तो ये तो कांस्टेंट हो गया, ये तो कांस्टेंट है, ये तो बदला नहीं, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे इसमें तो चेंज हुआ नहीं। तो मान लिया स्पीड ऑफ लाइट कम हो गया, तो हमने बोला मान लिया v कम हो गया, तो अगर फ्रीक्वेंसी सेम है v कम हो गया तो अपने आप लैम्डा को तो कम होना ही पड़ेगा, लैम्डा का वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगा, तभी ये इक्वालिटी होल्ड करेगी, अदरवाइज तो ये रिलेशन ही गलत हो जाएगा। सिमिलरली अगर दूसरे मीडियम में जाने पे वेलोसिटी बढ़ गई है तो पक्का लैम्डा को भी बढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मोटी मोटी ये वाली बातें याद रखनी है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होता, और स्पीड कम हो रहा है लाइट का तो वेवलेंथ भी कम हो जाएगा, स्पीड बढ़ रहा है तो वेवलेंथ भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज होने की वजह से ही लाइट की बेंडिंग हो जाती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे, ट्रांसमिट होने पे। ठीक है, उसके बाद फिर हमने क्या बोला, इफ लाइट इज इंसिडेंट एट द बाउंड्री ऑफ टू मीडिया एट 90 डिग्री। तो ऊपर वाले केस में हमने बोला था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 से 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए, यानी कि ये जो ऊपर आई लिखा हुआ है इस आई का वैल्यू मैक्सिमम 90 डिग्री हो सकता है और मिनिमम 0 डिग्री होगा। ठीक है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री हो गया तो हम उसको बोलेंगे कि वो नॉर्मल के अलोंग इंसिडेंट हो रही है। नॉर्मल के अलोंग इंसिडेंस अगर हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि सरफेस के परपेंडिकुलर इंसिडेंट हुई। ठीक है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर इंसिडेंट नहीं होनी चाहिए, ऊपर वाले केस में हमने यही बोला था। लेकिन अगर सरफेस के परपेंडिकुलर इंसिडेंस हो जाए तो क्या होगा, जैसे उन्होंने बोला कि अगर 90 डिग्री पे इंसिडेंट हो यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री हो, यानी नॉर्मल के अलोंग अगर आए तो क्या होता है, लाइट इट पासेज इनटू द सेकंड मीडियम अनडिफ्लेक्टेड। मतलब उसने क्या बोला कि अगर दो मीडियम की सरफेस पे अगर परपेंडिकुलर लाइट फॉल करे तो वो दूसरे मीडियम में बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधी निकल जाती है। ठीक है, यानी उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस तो 0 डिग्री होगा और वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा नॉर्मल के साथ होता है, याद रखना, इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री और सरफेस के साथ या बाउंड्री के साथ 90 डिग्री का अगर एंगल हो तो वो बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधी निकल जाएगी और बेंडिंग नहीं हुई, स्टिल इसको हमने क्या बोला, रिफ्रैक्शन। वाई, क्योंकि मैं बार बार यही वाली बात बोलता आ रहा हूं कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने की प्रॉपर्टी को रिफ्रैक्शन बोलते हैं, बेंडिंग को रिफ्रैक्शन नहीं बोलते। रिफ्रैक्शन में बेंडिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है तो बेंडिंग होगी। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है तो फिर बेंडिंग नहीं होगी, सीधी निकल जाएगी। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री है तो फिर क्या होगा, तो फिर तो लाइट बाउंड्री के अलोंग ही आ रही होगी, अलोंग द बाउंड्री ट्रेवल कर रही होगी, तो वो तो बाउंड्री पे कभी फॉल ही नहीं करेगी, तो बाउंड्री से तो सीधा ही निकल जाएगी। अगर सीधी निकल गई तो फिर वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो गई ही नहीं ना। तो अगर ऐसा हुआ इसका मतलब तो रिफ्रैक्शन ही नहीं हुआ वहां, तो फिर वहां पे तो अपने बेंडिंग वेंडिंग की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि वहां तो रिफ्रैक्शन जैसा फिनोमिना ही नहीं हुआ है। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो यहाँ पे मोटी मोटी हमने 3-4 बातें बोली, एक बार धीरे धीरे फिर से समराइज कर देता हूँ। पहली बात हमने ये बोली कि अगर लाइट रे या फिर लाइट बीम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो इस प्रॉपर्टी को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। और रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट एंड उसकी वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे। ठीक है,
तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज होने की वजह से अगर लाइट का एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होगा तो फिर दूसरे मीडियम में एंटर करते ही लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड हो जाएगी। ठीक है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री हुआ तो लाइट बिना डिफ्लेक्ट हुए बाउंड्री से सीधी निकल जाएगी दूसरे मीडियम में। ठीक है, और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री हो गया फिर तो रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, लाइट अलोंग द बाउंड्री आएगी और जिस मीडियम में थी उसी मीडियम में सीधी निकल जाएगी बिना डिफ्लेक्ट हुए। आई होप ये कहानी आपको समझ आ गई। तो यहाँ पे 3 छोटे छोटे पॉइंट्स लिख लेते हैं नोट नंबर 1 बना के। तो नोट नंबर 1 में पहला पॉइंट यही है हमारा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज ऑन चेंजिंग मीडियम, या फिर ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। फिर हम बोलेंगे स्पीड एंड वेवलेंथ, स्पीड को v से लिख रहे हैं, स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट आर चेंज्ड। तो शॉर्टकट में लिखना चाहें तो ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन लिख देते हैं सीधे ही, ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन। तो जब रिफ्रैक्शन होगा यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो स्पीड ऑफ लाइट पक्का चेंज होगी ही होगी और उसकी वेवलेंथ भी साथ साथ चेंज हो जाएगी। आई होप इतनी बात सबको क्लियर है। तो अगली चीज है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जनरली म्यू या फिर एन से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं म्यू से, कहीं कहीं एन से। म्यू ग्रीक सिंबल है, एन इंग्लिश सिंबल है। तो डेफिनेशन क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज डिफाइंड एज द फैक्टर बाय विच द स्पीड ऑफ लाइट रिड्यूसेस। तो हमने क्या बोला? डिफाइंड एज द फैक्टर बाय विच द स्पीड ऑफ लाइट रिड्यूसेस एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी होती है उसको जनरली सी से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, 2.999 समथिंग इस तरीके से होती है। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लेके चलते हैं अपने और उसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सी सिर्फ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के लिए यूज किया जाएगा, किसी और मीडियम के स्पीड के लिए नहीं यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला? बाय द फैक्टर बाय विच स्पीड ऑफ लाइट इज रिड्यूस्ड एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो अगर किसी मीडियम में, मान लिया मेरे पास एक मीडियम है, मीडियम 1 बोल दिया मैंने इसको, मीडियम 1 में मेरे पास स्पीड ऑफ लाइट v से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उसका वैल्यू अगर c/2 है तो मैं बोलूँगा कि उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा? जिस फैक्टर से कम हुई है, तो 2 से डिवाइड करने पे स्पीड ऑफ लाइट आ रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा 2। तो दिस इज द फैक्टर बाय विच स्पीड ऑफ लाइट हैज रिड्यूस्ड। अगर किसी ने बोला कोई और मीडियम है, मीडियम 2, वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू मेरे पास मान लिया c/3 है, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का 3 हो जाएगा। अगर किसी ने बोला किसी और मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू c/√3 है, तो मैं बोलूँगा कि पक्का उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 होगा। किसी ने बोला किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट 2c/3 है, तो मैं बोलूँगा कि पक्का वहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 होगा। ठीक है, ध्यान देना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कभी भी 1 से छोटा नहीं हो सकता। वाई? क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि स्पीड ऑफ लाइट को हम 1 से छोटे नंबर से डिवाइड कर दें, यानी कि उसको मैं 3c कर दूं, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में मैक्सिमम होती है, उससे ज़्यादा कभी भी किसी भी मीडियम में नहीं हो सकती। तो यानी कि म्यू का वैल्यू पक्का हमेशा 1 से बड़ा ही रहेगा। ठीक है, तो म्यू का फॉर्मूला कैसे देते हैं अपने इसी डेफिनेशन के हिसाब से हम ये बोलेंगे कि म्यू इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। अगर मैं इस फॉर्मूला को यूज़ करूँ यहाँ पे, तो म्यू का वैल्यू हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, यानी कि c/2। तो यहाँ से डिवाइड किया तो भी म्यू का वैल्यू 2 आ गया।
ऐसे ही दूसरे केस में भी निकाल सकते हो, c/c/3 करके, तो वैल्यू आ जाएगा 3। ऐसे ही तीसरे केस में c/c/√3 कर दिया तो वैल्यू आ गया √3। इसी तरह से सारे केसेस में निकाल सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से ये फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। तो फॉर्मूला को इस फॉर्मेट में लिखते हैं अपने, म्यू बराबर c/v, जहाँ पे c इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड v इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, आई होप आपको बात समझ आ गई। तो आपने इस तरह भी बोल सकते हैं, जैसे किसी ने बोला, फॉर एग्जाम्पल किसी ने बोला इफ स्पीड ऑफ लाइट in a medium is 2 into 10⁸ meter per second, then find refractive index of the medium। तो हमने क्या बोला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी इक्वल टू c/v। यहाँ पे c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसका वैल्यू हमें याद रखना है। ठीक है, डिवाइडेड बाई जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितना है, 2 × 10⁸ क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, मीटर पर सेकंड से भी मीटर पर सेकंड कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू का वैल्यू आ जाएगा 3/2, और इसका कोई भी यूनिट नहीं होता, तो दिस इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, याद रखना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। अच्छा, ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं कि म्यू कैसे चेंज होगा। अगर किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम हो रहा है, ठीक है, अगर किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम हो रहा है तो उतना ही ज़्यादा म्यू का वैल्यू होगा। तो हमने बोला कि यहाँ पे नोट करके लिख लेते हैं, नोट नंबर 1, एज लेस इज द स्पीड ऑफ लाइट in a medium, more will be its refractive index। ठीक है, ठीक है। एक बात हमने पीछे बोली थी कि स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन एयर, या फिर वैक्यूम भी बोल सकते हो, इज मैक्सिमम इन वैक्यूम एयर। तो वैक्यूम में हाईएस्ट होती है, वैसे वैक्यूम और एयर का अप्रॉक्सीमेटली हम बराबर लेके चलते हैं। ठीक है, एंड हेंस नो मीडियम कैन हैव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन 1, और 1 किसका हम लेके चलते हैं, म्यू बराबर 1 फॉर वैक्यूम और एयर, दोनों में से किसी के लिए भी हम जनरली म्यू का वैल्यू 1 लेके चलते हैं। ठीक है, अच्छा, और इम्पोर्टेंट बात क्या है, और इम्पोर्टेंट बात यह है कि स्पीड ऑफ लाइट कम होती क्यों है। अच्छा, आप सोचें कि एयर में अगर स्पीड ऑफ लाइट ट्रैवल कर रही है और वैक्यूम में ट्रैवल कर रही है तो वहाँ पे मॉलिक्यूल्स बहुत कम है, दूर दूर मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे वैक्यूम में तो कोई मॉलिक्यूल ही नहीं है, तो स्पीड ऑफ लाइट बहुत इजीली ज़्यादा हो सकती है, मतलब वहाँ पे लाइट को हिंड्रेंस नहीं मिल रही है रास्ते में, स्पेस काफ़ी है, फ्री स्पेस है वहाँ पे। लेकिन जैसे जैसे डेंसर मीडियम की तरफ मूव करते जाएंगे, सोचो कि डेंसिटी बहुत ज़्यादा है किसी मीडियम में, मॉलिक्यूल बहुत पास पास है, तो उसके अंदर फ्री स्पेस बहुत कम होगा, और अगर फ्री स्पेस कम हुआ तो इसका मतलब है कि लाइट को मूव करने के लिए स्पेस कम मिलेगा और अपने आप स्पीड ऑफ लाइट रिड्यूस हो जाएगी। तो जैसे जैसे
डेंसिटी ऑफ द मीडियम बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में कम होती जाती है। तो अपने ऐसा बोलते हैं कि जितनी स्पीड ऑफ लाइट कम होगी उतना ही ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो अपने बोलेंगे कि मोर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, द लेसर विल बी द स्पीड एंड द मोर डेंसर विल बी द मीडियम। ठीक है, तो जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हुआ उतना ही ज़्यादा डेंसर मीडियम होगा। तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, अगर हम दो मीडियम्स को कंपेयर कर रहे हैं तो उनमें से एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, दूसरे का कम है, तो जिसका ज़्यादा है उसे हम बोलेंगे डेंसर मीडियम, जिसका कम है उसको हम बोलेंगे रेयर मीडियम। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, अमंग टू मीडियम, मीडियम का प्लूरल होता है मीडिया, अमंग टू मीडिया the one with lesser refractive index is called rarer medium, and the one with higher refractive index is called denser medium। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर है। ठीक है, तो हम ये भी बोल सकते हैं नोट नंबर 4 में, द मोर इज द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी शॉर्टकट में म्यू लिख दिया मैंने, the more denser will be the medium, या फिर is the medium, and the lesser is the speed of light in that medium। ठीक है, तो अगर मान लिया मेरे पास ये दो मीडियम की पार्टिंग सरफेस है, तो ऊपर वाले मीडियम का म्यू का वैल्यू 1 है, नीचे वाले मीडियम का म्यू का वैल्यू 3/2 है, तो मैं बोलूँगा ऊपर वाला मीडियम इज रेयरर, नीचे वाला मीडियम इज डेंसर। ठीक है, तो ऊपर वाले मीडियम में अगर स्पीड ऑफ लाइट v1 है, नीचे वाले मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अगर v2 है, तो मैं बोलूँगा कि v1 इज ग्रेटर देन v2, क्योंकि डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट हमेशा कम होती है। अच्छा, ऊपर वाले मीडियम में अगर लाइट का फ्रीक्वेंसी f1 है और नीचे वाले में अगर लाइट का फ्रीक्वेंसी f2 है, तो मैं बोलूँगा f1 बराबर f2, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। ऊपर वाले मीडियम में अगर वेवलेंथ λ1 है, नीचे वाले मीडियम में अगर वेवलेंथ λ2 है, तो बोलूँगा कि λ2 इज लेसर देन λ1, क्योंकि डेंसर मीडियम में स्पीड कम होगी, तो जिस मीडियम में स्पीड कम होगी उस मीडियम में लाइट का वेवलेंथ भी कम होगा। आई होप आपको इतनी बातें समझ आ गई हैं। ठीक है, उसके बाद नोट नंबर 5 में लिख लेते हैं हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अगर मैं लिखूं n2/n1, तो इसका मतलब हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है, मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो अगर मैं n1/n2 लिखता तो मैं बोल देता कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। और इसी को लिखने का एक और तरीका होता है कि हम इसको n रिलेटिव भी बोल देते हैं। ठीक है, जनरली n रिलेटिव में इंसिडेंस रे ऊपर आती है। ठीक है, जिस मीडियम से इंसिडेंस हुआ है ni/nr, वो आगे चल के देखेंगे अपने, बट ये वाला सिंबोलिज्म आगे चल के यूज़ करेंगे तो वहीं समझा दूंगा मैं। एक और सिंबोलिज्म यूज़ करते हैं इसके लिए 1n2, ये दो सबस्क्रिप्ट्स यूज़ करते हैं हम। सबस्क्रिप्ट क्या होती है, जो नीचे की तरफ लिखते हैं। ठीक है, अपर ये लोअर सबस्क्रिप्ट है,
ठीक है। एक अपर सबस्क्रिप्ट होती है जो ऊपर की तरफ लिखते हैं पावर की तरह, ठीक है। पावर इज अपर सबस्क्रिप्ट, जो पैर में चीज़ लिखते हैं वो होती है लोअर सबस्क्रिप्ट, ठीक है। तो 1 and 2 का मतलब ही यही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है। ये सिंबलिज्म आपको अलग अलग जगहों पे मिल जाएंगे। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फिर हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में, ठीक है। तो जिस तरह हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, बिल्कुल उसी तरह लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी है। उनमें से पहला लॉ तो सेम ही है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर ऑलवेज इन द सेम प्लेन। रिफ्लेक्शन में भी यही हो रहा था, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे वर इन द सेम प्लेन। वहां पे इट इज कॉल्ड द प्लेन ऑफ इंसिडेंस और प्लेन ऑफ रिफ्रैक्शन, बिल्कुल सेम चीज है, ये तो आपको क्लियर ही होगा। तो इस पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थिंग इज स्नेल्स लॉ, ये डिफरेंट है एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसी के ऊपर सारी कहानी चलेगी। तो हमने क्या बोला, स्नेल्स लॉ क्या है। सबसे पहले तो हमने बोला कि मान लिया कि ये दो मीडियम्स की पार्टिंग सरफेस है, ऊपर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और नीचे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, ठीक है। ये अपने को गिवन है। अच्छा, अब n1 मीडियम से एक इंसिडेंट रे आई, दोनों की पार्टिंग सरफेस पे गिरी और वहां से डिफ्लेक्ट होके दूसरे मीडियम में चली गई, ठीक है। तो दूसरे मीडियम में एंटर करी और अपने पाथ से डेविएट हो गई, ऐसे बोल सकते हैं। तो ओरिजिनल पाथ से इधर डेविएट हो गई, ठीक है। तो आई यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, आर यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ किस तरह से डिफाइंड है, स्नेल्स लॉ इस तरह से डिफाइंड है कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। यहाँ पे n2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, n1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, इस तरीके से, ठीक है। इसका प्रूफ है, बट प्रूफ करने की अपने को ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्रूफ की नीट वीट में या जेई में कोई ज़रूरत नहीं पड़ती अपने को। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, ये वाला फॉर्मेट ज़्यादा फेमस है, n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर। तो इस फॉर्मेट में इसको याद कर लेंगे, ठीक है। ऐसे कैसे याद रखना है आपने, ठीक है। आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, n1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिधर से रे एंटर कर रही है, जिधर इंसिडेंट रे है, ठीक है, जिधर से इंसिडेंस हो रहा है, और जिस मीडियम में एंटर कर रही है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 होगा हमेशा, ठीक है। आई होप आपको बात समझ आ गई इस तरीके से। अच्छा, अभी हमने बोला कि n यहाँ पे किसका काम कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का काम कर रहा है। तो हमने पीछे बात करी थी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो c अपॉन वी होता है, वहाँ पे हमने म्यू से यूज़ किया था, बट n भी लिख सकते हो, c अपॉन वी होता है। तो यहाँ से c तो कांस्टेंट है, c इज़ दी वेलोसिटी इन वैक्यूम, ये तो 3 × 10⁸ होती है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ n इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू v। अगर n v के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ऊपर ये जो फॉर्मूला लिखा है मैंने, इसमें मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मैं इसको स्पीड ऑफ लाइट की टर्म्स में लिखना चाहूँ तो v1 ऊपर आ जाएगा, v2 नीचे आ जाएगा, जस्ट बिकॉज n इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू v, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा, फिर हमने बोला था कि स्पीड ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये वाली बात भी हमने बोली थी कि v बराबर f लैम्डा। तो f तो कांस्टेंट होता है, f तो चेंज होता नहीं, तो v इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो v1 के सामने लैम्डा 1 आएगा, v2 के सामने लैम्डा 2 आएगा। तो ये वाले रिलेशंस हम तब यूज़ करते हैं जब हमसे एंगल ऑफ इंसिडेंस या फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वगैरह पूछ लिया जाए और n1 n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देने की बजाय हमें स्पीड ऑफ लाइट दे दी जाए या फिर वेवलेंथ दे दी जाए, उस समय हम ये वाला रिलेशन यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको ये वाली बात भी क्लियर है, ठीक है। ज़्यादा फ्रिक्वेंटली जो हम यूज़ करने वाले हैं वो ये वाला है, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे, यही वाला सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं हम, ठीक है। तो ये रिलेशन हम याद रखेंगे। आई होप आपको इतना फंडा क्लियर हो गया। तो उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में एक दो इंपॉर्टेंट बातें और है। व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम रेयर इन मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो हमने क्या बोला कि
यहाँ पे देखो ये नॉर्मल है, दिस लाइन, दिस डॉटेड लाइन इज नॉर्मल, ठीक है, ये 90 डिग्री पे होता है हमेशा बाउंड्री से। दिस इज बाउंड्री ऑफ टू मीडिया, पहला मीडियम, ऊपर वाला मीडियम रेयरर है, नीचे वाला डेंसर बोला है, तो रेयरर से डेंसर में एंटर हो रही है क्योंकि ये इंसिडेंट रे है और ये जो है ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो अगर रेयरर से डेंसर में आएगी तो वो हमेशा नॉर्मल की तरफ बेंड होएगी, ध्यान देना हमेशा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात हम क्या बोल रहे हैं कि व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, ठीक है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कैसे? जैसे कि यहाँ देखना, ये इस बार डेंसर से आई और रेयरर में एंटर कर गई, तो वो नॉर्मल, ये वाली लाइन अब यहाँ पे नॉर्मल है, तो इस बार नॉर्मल से अवे, नॉर्मल से अवे, नॉर्मल इस तरफ है तो नॉर्मल से अवे, दूर फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो गई अपने रास्ते से। तो दिस इज यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। तो ये यहाँ तक इंपॉर्टेंट बातें थी जो अपने को याद रखनी है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें यही थी जो अपने को दिमाग में बिठा के रखनी है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। अच्छा, अगर इतनी बातें क्लियर हैं तो अब हम कैपेबल हो गए हैं काफ़ी सारी चीज़ें करने के, हमें बेसिक्स क्लियर हो गए हैं रिफ्रैक्शन के, इन्हीं बेसिक्स का हम यूज़ करेंगे आगे, ठीक है। तो पहला सवाल है, इफ़ अ लाइट रे रिफ्रैक्ट्स फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2 मेकिंग 45 डिग्री एंड 30 डिग्री विद द नॉर्मल रिस्पेक्टिवली। अच्छा, तो इसका मतलब रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि आई का वैल्यू 45 दे रखा होगा और आर का वैल्यू यहाँ पे 30 डिग्री दे रखा होगा। तो अगर मैं फिगर बनाना चाहूँ तो फिगर पक्का ऐसा सा होगा, ये मान लिया नॉर्मल है, इंसिडेंट रे मान लिया इधर से आई, यहाँ पे इंसिडेंट हुई और ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है 45 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री यानी कि नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई वो, क्योंकि ये जो एंगल दिए होते हैं ये जनरली नॉर्मल से ही दिए होते हैं, जब तक बोला ना जाए, ठीक है, तब तक नॉर्मल से मानेंगे, ठीक है। तो विद द नॉर्मल, अच्छा लिखा हुआ है नॉर्मल, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन द सेकेंड मीडियम इफ स्पीड ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम इज c/2। तो ऊपर वाले मीडियम में v1 का वैल्यू आपको दे रखा है c/2, v2 का वैल्यू उसने बोला पता करो। तो हमारे पास फॉर्मूला है n1 sin i बराबर n2 sin r, ठीक है। तो यहाँ पे i का वैल्यू पता है, r का वैल्यू पता है, ठीक है, और n1 n2 का वैल्यू नहीं पता। तो मैंने क्या बोला था, जब n1 n2 का वैल्यू नहीं पता हो तो फिर कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, v1 v2 वाला। तो यहाँ पे अपने वो वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, sin i अपॉन sin r बराबर n2 अपॉन n1 होता है, यहाँ से दिख रहा है अपने को, तो लेकिन n2 और n1 की जगह पे v1 अपॉन v2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, इस तरीके से। तो अपने को अब सारी चीज़ें पता है, v1 पता है तो v2 आ जाएगा अब यहाँ से। साइन आई का वैल्यू डाल दिया, आई का वैल्यू 45 डिग्री है तो ये हो गया साइन 45 डिग्री डिवाइडेड बाई आर का वैल्यू यहाँ पे 30 डिग्री है तो ये हो गया साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू v1 कितना है c/2 अपॉन v2 अपने को पता करना है, ठीक है। c यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, याद रखना, उसका वैल्यू फिर से बता देता हूँ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सबको रटा होना चाहिए। अच्छा, तो यहाँ से साइन 45 होता है 1/√2 और साइन 30 डिग्री होता है 1/2, ठीक है। तो ये ओवरऑल कट के 1/2 आ गया, 2v2 ये आ गया। तो इस v2 को दूसरी साइड भेज देते हैं, बाकी सबको ये कट के पूरा कट पिट के ये √2 बचा जो कि ऊपर आ जाएगा। तो अपने पास बचा, सिंपलीफाई करके v2 बराबर c/2√2 ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, और यूनिट रहेगी मीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्योंकि यूनिट चेंज नहीं किया हमने यहाँ पे, ठीक है, तो यूनिट वही रहेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया किस तरह से फॉर्मूला अप्लाई करना है। फिर आगे बढ़ते हैं। इफ अ लाइट रे एंटर्स फ्रॉम वाटर टू एयर मेकिंग एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ 30 डिग्री, ठीक है,
तो वाटर से एयर में जा रही है, तो फिर से फिगर बना लेते हैं पहले। मान लिया ऊपर वाला एयर है, नीचे वाला वाटर है, ठीक है। तो एक रे आई यहाँ पे, एक नॉर्मल बना दो जिस पॉइंट पे अच्छा गलत जगह बन गया, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हुई उस पॉइंट पे एक नॉर्मल बना दिया, और ये वाला एंगल आपको गिवन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री। फिर क्या बोला, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। तो यानी वाटर का म्यू दे रखा है आपको 4/3, म्यू लिख लो चाहे एन लिख लो, एक ही बात है। अच्छा, इसको आप, अब इसको मैं, अगर मैं एन लिखता हूँ तो मैं इसको n1 लिखूंगा। n1 क्यों लिखूंगा, क्योंकि मैंने बोला था जिस मीडियम में इंसिडेंट रे होती है, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, उस मीडियम का n1 लेते हैं, दूसरे मीडियम का n2 लेते हैं। तो n2 एयर का तो जनरली 1 ही होता है, तो अपने एयर का तो 1 मान के चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। एयर का अगर नहीं भी गिवन हो तो आप 1 मान के चलोगे, वैक्यूम का नहीं भी गिवन हो तो हमेशा 1 मान के चलोगे, ठीक है। ये वाली बात तो याद ही रखनी है आपको। अच्छा, वाटर का भी जनरली 4/3 होता है, बट वाटर का गिवन रहेगा हमेशा। ग्लास का 3/2 होता है, वो भी आपको जनरली गिवन रहेगा, ठीक है। तो फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज गिवन। तो अपने को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है, यानी आर निकालना है। तो आई पता है, n1 n2 पता है, तो बस स्नेल्स लॉ लगा दो। तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ क्या कहता है, n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर। तो साइन आर में आर नहीं पता, तो वैल्यू डाल देते हैं। n1 का वैल्यू कितना है, n1 यहाँ पे 4/3 होगा, कोई बच्चा n1 का वैल्यू 1 ना डाल देना गलती से, ठीक है। साइन 30 डिग्री, n1 वो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिस मीडियम में से इंसिडेंट रे आ रही है। उसके बाद n2 हो गया 4/3 साइन, अच्छा नहीं, ये फिर से गलत कर दिया मैंने, n2 का वैल्यू हो गया 1, क्योंकि एयर में आ रही है साइन आर। बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं, ठीक है। 4/3 इंटू साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 इक्वल टू 1 इंटू साइन आर, यानी साइन आर। तो यहाँ से साइन आर की वैल्यू आ गई 2/3, तो यहाँ से आर विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स 2/3। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। आई होप आपको फंडा समझ आ गया, फॉर्मूला अप्लाई करना आ गया, ठीक है। इसी तरीके से काम करेगा हर जगह, जहाँ पे भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे एंटर करेगी हमेशा ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट एंटर करेगी तो हमेशा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, स्नेल्स लॉ। इसी फॉर्मूला की हेल्प से हम मैक्सिमम कैलकुलेशंस करते हैं, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं डेविएशन की। डेविएशन नाम से ही पता चल रहा है अपने पाथ से कितना डेविएट हो गई। तो डेविएशन वर्ड हम जनरली एंगल ऑफ डेविएशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। कितने एंगल से डेविएट हुई, मतलब कितने एंगल से रोटेट हुई अपने पाथ से, बेंड हुई, ठीक है। तो यहाँ फिगर में आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि यहाँ पे डेल्टा ये वाला एंगल है जितने से बेंड हुई अपने ओरिजिनल पाथ से। ये डॉटेड लाइन जो है ये उसका ओरिजिनल पाथ है, यहाँ से इतने एंगल से ये टर्न ले गई यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत इस चीज़ का नॉलेज है 9th क्लास की मैथमेटिक्स का, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा देख के कि यहाँ पे ये वाले जो दो एंगल हैं, ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले एंगल का वैल्यू भी आई हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब हुआ क्या, मतलब ये पूरा एंगल आई हो गया। तो पूरा एंगल आई है, साइड में बना देता हूँ, यहाँ पे ऐसा सोचना। अच्छा एक सेकेंड, तो आपने 9th 10th क्लास में पढ़ा होगा कि ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो अगर ये वर्टिकली ऑपोजिट है तो ये वाला एंगल भी आई हो जाएगा। तो अगर ये वाला एंगल आई है और यहाँ से यहाँ तक का एंगल आर है, तो बाकी जो बचेगा वो आई में से आर घटा के आ जाएगा। तो यहाँ पे तो डेल्टा का वैल्यू हो जाएगा आई माइनस आर। फिर ये दो डंडे क्या कर रहे हैं, ये जो दो डंडे होते हैं इसको बोलते हैं मॉड्यूलस, ठीक है। अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो उसके लिए बताया जा रहा है, ठीक है। मॉड्यूलस के अंदर कोई भी चीज़ डालते हैं तो उसको पॉजिटिव करके बाहर निकाल देता है। जैसे -3 डाला तो 3 बाहर निकाल देगा, उसमें -4 डाला तो वो 4 बाहर निकाल देगा। तो ये एक ऐसी मशीन है जिसमें कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव कैसा भी नंबर डालो
आएगा हमेशा बाहर उसका न्यूमेरिकल वैल्यू ही, यानी सिर्फ पॉजिटिव नंबर बाहर आएगा। कोई बोले अगर मैं -3/2 डाल दूं तो बाहर क्या आएगा मॉड के अंदर, तो बाहर आएगा 3/2। ठीक है, मॉडुलस को शॉर्टकट में मॉड बोलते हैं, तो मैं जहाँ पे भी मॉड बोल रहा हूँ उसका मतलब मॉडुलस ही है। तो अगर मैं इसके अंदर पॉजिटिव नंबर डाल दूँ तो क्या होगा, तो पॉजिटिव नंबर ही बाहर आएगा। 0 डाल दूँ तो क्या होगा, 0 ही बाहर आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है मॉड -3 एंड मॉड 3 एक ही बात है। ठीक है, मॉड -3 को आप 3 लिख सकते हो सीधा सीधा। तो यहाँ पे मॉडुलस सिर्फ इसलिए लगाया गया है क्योंकि हमें ये नहीं पता कि लाइट किस डायरेक्शन में बेंड होएगी। मतलब अगर लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो वो छोटा हो जाएगा, यानी I - R करना है। लेकिन अगर लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी तो फिर R का वैल्यू बड़ा हो जाएगा, तो फिर हमें R में से I घटाना पड़ेगा डेविएशन देखने के लिए। तो इसलिए I - R लिखना है या R - R लिखना है, इस बात पर डिपेंड करता है। तो अगर हमें ऑलरेडी पता है कि I बड़ा है R छोटा है तो I में से R घटा दो, वही वैल्यू हो जाएगा, मॉड वोड लगाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर हमें पता है कि R बड़ा है I छोटा है तो R में से I घटा दो। तो हमेशा बस पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए डेविएशन की, बस आपको ये ध्यान रखना है। मॉड का सिर्फ इतना ही मतलब है, यही मीनिंग है, और कोई मतलब नहीं। मतलब जैसे अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल बताना चाहूँ तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि एक लाइट की बीम एक नॉर्मल बना देते हैं, यहाँ पे जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट हुई उस पॉइंट पे नॉर्मल बनाया हमने, यहाँ पे इंसिडेंट हुई। ठीक है, और ये अपने पाथ से डेविएट होके इधर चली गई। ठीक है, ये इसका ओरिजिनल पाथ था। ठीक है, एक सेकेंड थोड़ा सा क्लियर बनाता हूँ। ये मान लिया इसका ओरिजिनल पाथ था, सही नहीं बन रहा है, ऐसे ही मान लो कि इस डायरेक्शन में जा रही थी और वो बेंड होके इस डायरेक्शन में चली गई। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और नॉर्मल से ये वाला एंगल जो हो जाएगा इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे। अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन से हुए, ये वाले हुए, तो ये वाला एंगल भी आई हो जाएगा। अब सोचो डेविएशन तो ये वाला एंगल हुआ ना, डेल्टा, तो इस बार R बड़ा है I छोटा है, तो डेविएशन कितना हो जाएगा, R - I हो जाएगा, इसीलिए। ठीक है, फिर से अगर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखो तो मान लिया नीचे से एक रे आई यहाँ पे। ठीक है, जिस पॉइंट पे एंटर कर रही है उस पॉइंट पे एक नॉर्मल बना देते हैं। दूसरे मीडियम में एंटर करी और वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, एक सेकेंड, नॉर्मल की तरफ ऐसे बेंड हो गई। ठीक है, तो मान लिया ये वाला एंगल 60 डिग्री था और बाद में नॉर्मल के साथ 30 डिग्री बना रही है रिफ्रैक्शन के बाद। ठीक है, तो डेविएशन कितना हुआ, तो आप सोचें कि ये पूरा एंगल तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होने की वजह से ये वाला एंगल तो पक्का 60 डिग्री ही होगा, है ना। ये पूरा एंगल तो 60 डिग्री हो जाएगा। तो 60 में से कितना घटाएंगे, 30 बचे, तो पक्का 60 - 30 उसका डेविएशन हो जाएगा, यानी 30 डिग्री। ये उसका डेविएशन हो गया। आई होप आपको बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर एक क्वेश्चन, फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर अ रे फॉलिंग एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द बाउंड्री ऑफ एयर एंड ग्लास, और उस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये एयर है और नीचे ग्लास है। ठीक है, तो एक रे ऑफ लाइट आई, अलग कलर से बनाते हैं। मान लिया यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आई, तो जिस पॉइंट पे इंसिडेंस हुई उस पॉइंट पे नॉर्मल बना दो। ठीक है, और नॉर्मल के साथ इसका एंगल कितना हो जाएगा, गिवन है क्वेश्चन में 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है। अच्छा, तो आपको पता क्या करना है, एंगल ऑफ डेविएशन पता करना है। तो एंगल ऑफ डेविएशन पता करने के लिए पहले आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पता होना चाहिए। तो बस इतना पता है कि वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होएगी। क्यों, क्योंकि ग्लास इज डेंसर, इसका म्यू √3 दिया हुआ है, तो ग्लास डेंसर मीडियम हो गया, तो पक्का
इस तरफ मुड़ेगी और हमें आर का वैल्यू नहीं पता, तो आर का वैल्यू कैसे निकालेंगे? स्नेल्स लॉ लगा लो। आर का वैल्यू आ गया तो डेविएशन आ जाएगा। तो आर का वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला है n1 sin i बराबर n2 sin r। तो मैंने आपको बोला था n1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिधर से लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, तो इंसिडेंट रे इधर है, तो इस मीडियम में एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप 1 लेके चलते हो। 1 इंटू साइन आई यानी 60 डिग्री बराबर n2 इज √3 साइन आर। तो साइन 60 डिग्री होता है √3/2 बराबर, फटाफट से वैल्यू डालनी। ये कैलकुलेशन वाला पार्ट जल्दी जल्दी कर सकते हो आप। यहाँ से साइन आर का वैल्यू 1/2 आया, इसका मतलब आर बराबर 30 डिग्री आ गया। ठीक है, ये 10th क्लास में टेबल वेबल आपने याद करा होगा, वहाँ से आया। तो ये आपको याद होना चाहिए, सबको टेबल तो वाली याद ही होनी चाहिए। मतलब ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक तो सबको क्लियर होने ही चाहिए। अगर किसी को ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक क्लियर नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्रिक पे जो सीरीज़ बनाई जा रही है वो जाके देखो, वो क्लियर करो, उसमें सारी चीज़ें बहुत डिटेल में समझाई गई हैं। ठीक है, तो वंस यू आर क्लियर विद दैट तो फिर ये वाली प्रॉब्लम आपको आनी बंद हो जाएगी। अच्छा, तो यहाँ पे आर का वैल्यू 30 डिग्री आ गया, तो क्लियरली अपने को पता है ये टोटल एंगल 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो डेविएशन डेल्टा विल बी इक्वल टू 60 - 30 बराबर 30 डिग्री। ठीक है, ये तो मैं लिख लिख के इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम लोगों को समझाना है, ताकि जो बच्चे बहुत स्लो हैं, बहुत पीछे हैं, उनको ज़्यादा क्लियरिटी हो जाए। बट जो बच्चे बहुत एक्सपर्ट हैं ऑलरेडी, तो उनको ये लिखने लिखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी मन में ही कैलकुलेशन कर सकते हो आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। अ लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास स्फीयर एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री एज शोन। ठीक है, ये आपको फिगर दिखा रखा है। तो ये ग्लास का एक स्फीयर है, दिस इज नॉट अ सर्कल, दिस इज अ स्फीयर। ठीक है, स्फीयर बॉल जैसा होता है, तो एक सॉलिड बॉल है ग्लास की। ठीक है, कंचा होता है ना, जैसे बंटा, आपने देखे होंगे कंचे, बचपन में खेले भी होंगे ना, मैं तो खूब खेले कंचे तोड़ देता था मैं। ठीक है, तोड़ता मतलब ऐसे नहीं था, मतलब निशाने मार के, बहुत पक्के निशाने थे मेरे। चलो एनीवे, पुरानी यादें ताज़ा हो गई आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने क्या बोला कि स्फीयर है, तो स्फीयर कंचे जैसा है बिल्कुल, सॉलिड है, उसके अंदर पूरा कांच है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको √3 दे रखा है। ठीक है, उसके बाहर एयर है, तो वो एयर में रखा हुआ है। तो एक लाइट की रे आई और उसके नॉर्मल पे 60 डिग्री एंगल बना के इंसिडेंट हुई। नॉर्मल क्या होता है? ये उसका सेंटर है। ठीक है, ये सेंटर को सी से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने। तो सेंटर से कोई भी आप रेडियस के अलोंग कोई भी लाइन ड्रॉ कर लो, वो नॉर्मली होता है हमेशा। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे वो गई वहाँ पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, उस नॉर्मल का नाम मैंने n1 रख दिया, ये नॉर्मल। ठीक है, तो n1 नॉर्मल पे 60 डिग्री बना रही है वो, तो ये आई हो गया। ठीक है, अच्छा, अब आप यहाँ से सोचें कि यहाँ से क्या मैं r का वैल्यू निकाल सकता हूँ? बिल्कुल, इसका ओरिजिनल पाथ ये था, यहाँ से डेविएट हुई है, तो r का वैल्यू तो फिर से स्नेल्स लॉ लगाओ। हमें किसी ने ये नहीं बोला कि प्लेन सरफेसेस पे ही स्नेल्स लॉ एप्लीकेबल होगा। सरफेस का नेचर कुछ भी हो, स्नेल्स लॉ रिफ्रैक्शन के लिए हमेशा लगाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग n1, अच्छा थोड़ा सा स्पेस बचाते हैं, थोड़ा इधर लिख लेते हैं। ठीक है, n1 sin i बराबर n2 sin r। ठीक है, n1 जिस रे से, जिस मीडियम से इंसिडेंट हुई है, तो उसका 1 है, sin i sin 60 डिग्री बराबर n2 आपको गिवन है √3 sin r। r का वैल्यू आपको पता करना है। देखो क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें पता करनी है। फाइंड द एंगल्स r, r', e एंड द टोटल डेविएशन आफ्टर 2 रिफ्रैक्शन। r पता करना है, r' पता करना है, एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है, e को बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस, ये आगे चल के बताया जाएगा, ये पता करना है, और डेविएशन, टोटल डेविएशन पता करना है। ठीक है, तो अभी तो हमें पता ही नहीं है इमरजेंस क्या होता है, वो बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू फटाफट डाला, √3/2 बराबर √2, अच्छा सॉरी, दिस इज नॉट √2, दिस इज √3, गलत डाल दिया मैंने, √3 साइन r। ठीक है, तो √3 से √3 गया, तो यहाँ से भी r बराबर कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया फटाफट। ये कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। अच्छा, अब आपकी ये कैलकुलेशन भी फास्ट होनी चाहिए
कि अगर मैं इस ट्रायंगल को ध्यान से देखूं तो ये वाला एंगल आपका 30 डिग्री आ गया है, और ये आपको पता है कि ये और ये दोनों रेडियस है सर्कल की। कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं? सी, इस पॉइंट का नाम ए रख देता हूँ, इस पॉइंट का नाम बी रख देता हूँ, तो सी ए बी ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, सी ए बी। ठीक है, तो ये वाली लाइन भी रेडियस है। ठीक है, कलर थोड़ा डार्क ले लेते हैं। ये जो है यहाँ से ये नॉर्मल है, ये भी रेडियस के बराबर है, ये भी रेडियस के बराबर है। मतलब रेडियस का कोई काम नहीं है यहाँ पे डेफिनेटली, बट वैसे ही बोल रहा हूँ। तो अगर ये रेडियस के बराबर है तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, और ये अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया तो इसके इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल बराबर होते हैं, तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब आर का वैल्यू 30 आया तो आर डैश का वैल्यू भी 30 डिग्री आ गया। ठीक है, अब देखना यहाँ पे, अब पीछे वाले पोर्शन को भूल जाओ। अब ये जो सेकंड मीडियम में जो रे है, रेड कलर की जो रे दिख रही है आपको स्क्रीन पे, वो अब ग्लास के अंदर से एयर में जाएगी। तो अब ग्लास के लिए जब वो ग्लास और एयर की पार्टिंग सरफेस पे दोबारा से जा रही है, तो अब वो ग्लास की तरफ से एयर में एंटर करेगी। इसका मतलब ग्लास के लिए अब वो इंसिडेंट रे का काम करेगी। ठीक है, तो अब N1 यहाँ पे हम सेकंड केस में N1 को हम √3 लेके चलेंगे। ठीक है, फिर R डैश जो है वो अगेन नॉर्मल के साथ एंगल है, तो अगर R डैश नॉर्मल के साथ एंगल है तो R डैश को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल सकते हैं सेकंड केस के लिए, है ना। जो दूसरी बार रिफ्रैक्शन हो रहा है उसके लिए हम इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अप्लाइंग स्नेल्स लॉ अगेन, तो स्नेल्स लॉ अगेन फिर से लगा रहे हैं। तो स्नेल्स लॉ तो यही होता है N1 साइन आई बराबर N2 साइन आर, क्योंकि अपने को E पता करना है, R डैश पता चल गया। तो N1 का काम इस बार ग्लास, क्योंकि ग्लास में इंसिडेंट रे है इस बार। ठीक है, तो N1 का काम यहाँ पे √3 करेगा। आई इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, देखना नॉर्मल के साथ सरफेस पे नॉर्मल कौन सा है? स्फेरिकल सरफेस पे नॉर्मल होता है जो सर्कल के सेंटर, जो स्फीयर के सेंटर से निकलता है। तो स्फीयर का जो सेंटर है वो सी से गुजरने वाली कोई भी लाइन, ये नॉर्मल हो गया। अच्छा, तो नॉर्मल के साथ एंगल जो है वो वही R डैश है, तो R डैश को यहाँ पे आई बोलेंगे। तो ये हो जाएगा साइन R डैश का वैल्यू 30 डिग्री बराबर N2, एयर में जा रही है तो ये N2 जो है ये भी 1 ही है। ठीक है, तो N2 का वैल्यू 1 साइन, R का काम यहाँ पे E कर रहा है, एंगल ऑफ इमरजेंस। देखो बेंड होने के बाद नॉर्मल के साथ जो एंगल बन रहा है ये नॉर्मल है। ठीक है, ये वाली लाइन नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा वही एंगल ऑफ इमरजेंस हो जाएगा। ठीक है, उसी को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोल देंगे। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का काम E कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से साइन E का वैल्यू निकालने के लिए साइन 30 होता है 1/2, तो ये आ जाएगा √3/2, यानी E का वैल्यू आ गया 60 डिग्री। ठीक है, अब इस पे एक शॉर्टकट है, वो आगे चल के बताया जाएगा जब आप स्लैब लैब पढ़ लोगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, इससे जस्ट आगे हम लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी पढ़ेंगे, तो वहाँ पे एक चीज़ समझ में आएगी अपने को कि ऐसा सोचना कि अगर ये एक सरफेस है, ठीक है, तो यहाँ पे एक रे इंसिडेंट हुई, मान लिया ये नॉर्मल है और नॉर्मल से वो 30 डिग्री पे इंसिडेंट हुई। ठीक है, फिर मैंने बोला अगर वो इस रास्ते पे जाती, अगर वो रिफ्रैक्ट होके अपना पाथ चेंज नहीं करती, लेकिन वो बेंड हो जाएगी, तो बेंड होने के बाद मान लिया कि वो 45 डिग्री पे जा रही है। ठीक है, तो अगर वो 45 डिग्री पे बेंड हुई है, तो अब मैंने बोला कि अगर मैं कोई एक ऐसी रे चलाता जो ऊपर वाले मीडियम को N1 बोल दिया, नीचे वाले को N2 बोल दिया, कोई ऐसी रे चलाता जो सेकंड मीडियम में से इंसिडेंट हुई, ठीक है, नॉर्मल के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है, तो वो दूसरी साइड जाके अगर मीडियम वही वाले हैं, ठीक है, ऊपर वाला मीडियम अभी भी N1 है, नीचे वाला मीडियम अभी भी N2 है, ठीक है, तो वो नॉर्मल के साथ पक्का जो रिफ्रैक्टेड रे होगी, पक्का वो नॉर्मल के साथ 30 डिग्री ही बना रही होगी। मतलब इसको लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी बोलते हैं। मतलब अगर मैं रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन में ही, सॉरी रिफ्लेक्टेड बोल दिया मैंने, रिफ्रैक्टेड रे की डायरेक्शन में ही दूसरे मीडियम में जिसमें रिफ्रैक्ट हुई, उसी मीडियम में अगर रिफ्रैक्टेड रे की डायरेक्शन में ही कोई इंसिडेंट रे चला दूं, तो फिर वो रिफ्रैक्ट होने के बाद पहले वाले के
इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, अगर मैं रिवर्स कर दूं सारा प्रोसेस, जिधर रिफ्लेक्टेड रे है उधर से इंसिडेंट डाल दूं, तो फिर जिधर इंसिडेंट थी उस डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे चली जाएगी। ठीक है, आई होप आपको बात क्लियर होगी। तो ये वाली चीज़ यहाँ अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि पहले इंसिडेंट एंगल 60 डिग्री था, ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट 60 डिग्री था, तो बाद में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो आया है ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो आया वो 30 डिग्री आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये 30 डिग्री आया। फिर हमने बोला कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री हो जाए, यहाँ पे 30 डिग्री आया था, फिर मैंने बोला कहीं और किसी और जगह एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 30 डिग्री हो गया, सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में जाना है, तो फिर वापस से सेकंड मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अपने आप 60 डिग्री आ जाएगा। इस लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी की हेल्प से हम ये वाली बात बोल सकते हैं। तो यहाँ से हम लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी से दोबारा से बिना लगाए स्नेल्स लॉ डायरेक्टली आंसर कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को स्नेल्स लॉ लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी पे अब पहुँचे हैं, एक बार देख लेते हैं। अभी तक हमने रिफ्रैक्शन में क्या क्या पढ़ लिया, बेसिक्स ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे हम। तो बेसिक्स में सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी रिफ्रैक्शन की। डेफिनेशन में हमने देखा कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने को ही रिफ्रैक्शन बोलते हैं, बेंडिंग वेंडिंग को नहीं बोलते हैं। ठीक है, बेंडिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डिपेंडिंग अपॉन कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है। ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट चेंज आती है, वेवलेंथ चेंज आती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको बोलते हैं जिस फैक्टर से स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है। अगर हाफ हो गई तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 हो जाएगा, अगर 1/3 होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 हो जाएगा। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 से बड़ा ही होगा, क्योंकि एयर का या फिर वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम 1 लेके चलते हैं। ठीक है, फिर हमने बोला लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं। पहला लॉ बोला कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे हमेशा एक ही प्लेन में होंगी। दूसरा स्नेल्स लॉ, n1 sin i बराबर n2 sin i, ये दोनों लॉ देखे हमने। उसके बाद हमने डेविएशन देखा कि अगर रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, और अगर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में एंटर करेगी तो फिर वो नॉर्मल से अवे फ्रॉम द नॉर्मल डेविएट हो जाएगी। ठीक है, फिर हमने एंगल ऑफ डेविएशन निकालना सीखा, मॉड्यूलस का मतलब देखा, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। अब हम आ गए हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी पे। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको दे ही दिया प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का, बिल्कुल उसी टॉपिक पे उसी लाइन पे चलते हुए बात करेंगे। ठीक है।